हेलो फ्रेंड्स, स्वागत एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तैयारी अप टू सक्सेस में। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जैसा कि अपन एमपीजीके की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये दोस्तों चौथा लेक्चर होगा। इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। अपन इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु की कैसी है। और दोस्तों, आए दिन व्यापम के एग्ज़ाम आते रहते हैं, जैसा कि अभी हाल ही में जेल प्रहरी का एग्ज़ाम आया है, तो इसमें जो है जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना स्वाभाविक रूप से 100% श्योर समझ लीजिए। तो यहाँ से आपका जो है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का होने जा रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर लास्ट में ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपन फटाफट से आपके समक्ष मध्य प्रदेश की जलवायु। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन स्टार्टिंग से यहीं से पूछ लेता है कि जलवायु आखिर होती क्या है। दोस्तों, एक आप दो वर्ड सुनते होगे, एक जलवायु सुनते होगे और एक सुनते होगे मौसम। ठीक है, तो मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं उन विद्यार्थियों को भी कवर करना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल भी जो है बेसिक से अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप बेसिक से भी स्टार्ट मेरे साथ कर सकते हैं, हाई लेवल तक अपन चलेंगे। तो आइए अपन बात करते हैं जलवायु की। तो जलवायु होता क्या है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र विशेष में मान के चलो, कोई भी क्षेत्र है, उस समय की जो लंबे समय तक जो वहाँ की मौसम की स्थिति होती है, उसे उस क्षेत्र की जलवायु बोलते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? किसी क्षेत्र विषय में लंबे समय तक जो मौसमी घटनाएं बोलना चाहिए या मौसम की स्थिति होती है, उसे वहाँ की क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। अब दूसरी बात करें मौसम की, तो मौसम क्या होता है दोस्तों? ये कुछ नहीं होता है, बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए किसी क्षेत्र विशेष की जो भौगोलिक स्थिति बोलना चाहिए, वायुमंडलीय घटनाएं जो होती है, वो अगर शॉर्ट समय के लिए है, जैसे 1 महीना 2 महीना के लिए है, तो उसे क्या बोलेंगे? मौसम बोलेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, आप कई दैनिक बोलचाल की भाषा में बोलते हैं आज मौसम बड़ा चेंज हो रहा है। क्या आप ये बोलते हैं कि आज जलवायु चेंज हो रहे? बिल्कुल नहीं बोलते ना। तो यही अंतर है दोस्तों, मौसम शॉर्ट समय के लिए होता है, मतलब अल्पकाल के लिए होता है, और जलवायु लंबे समय तक जो है मौसम की स्थिति रहती है, उसे क्या बोलते हैं? अपन जलवायु बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जलवायु समझ में आ गया होगा। आगे चलते अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु की। तो दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत की जलवायु की बात करें या मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें, वो कैसी है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की बेसिकली जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय इसलिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली दोस्तों, आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश पूरे अखंड विश्व भूगोल की बात करें तो पृथ्वी को जो है विश्व भूगोल की दृष्टि से कुछ ताप के अकॉर्डिंग या मौसमी घटना के कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी को दाब और ताप के आधार पर 3 कटिबंधीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आप एक ग्राफ के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने ये ग्लोब समझिए, ये अपना ग्लोब है, और आपको पता है पृथ्वी के मध्य से गुजरती है कौन सी? 0 डिग्री रेखा, जिसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या अपन इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, या 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। दोस्तों, ये 0 डिग्री जो रेखा है पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। एक होता है अपना उत्तरी गोलार्ध और एक होता है अपना दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उसी प्रकार से आपको पता होगा 23.5 डिग्री एक रेखा अक्षांशी रेखा जाती है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। ठीक है, और एक 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जाती है दक्षिण की ओर। ठीक है, जो 23.5 डिग्री के ऊपर उत्तर की ओर जो रेखा है उसे तो आपको पता ही क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में आती है उसे बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, तो यहाँ से 0 से लेकर 23 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, ये पूरा का पूरा इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अर्थात यहाँ की जलवायु को किस पार्ट में रखा गया है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रखा गया है। वहीं बात करें दोस्तों, यहाँ से लेकर 45 डिग्री तक की 0 से लेकर 30, इसको बेसिकली आप 30 भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 45 तक की का जो क्षेत्र होता है उसे उपोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। और उसके बाद दोस्तों 45 से 66.5 डिग्री का जो होता है, या इसे 33.5 डिग्री भी बोलते हैं। तो अपन एक्यूरेट वैल्यू लेके चलते हैं, 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में कौन सा क्षेत्र होता है? तो आप याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र।
30 से लेकर 45 के बीच में होता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, और 45 से लेकर 66 डिग्री के बीच में होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब ये क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो आप समझ लीजिए, पहले बात करते हैं अपन उष्ण कटिबंधीय की। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में दोस्तों बेसिकली इसकी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर मौसम जो है सदैव कैसा रहता है, गर्म रहता है। मतलब यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है गर्मी? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है वर्ष में 2 बार शीर्ष पर चमकता है, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे उसके बारे में भी। दूसरा है अपना उपोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, तो आपको पता होगा 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में बेसिकली कहाँ से का क्षेत्र आता है। आप देखिए एक बार फिर से, ये 0 डिग्री ये कर्क रेखा हो गई, और यहाँ पे जाती है जो हमारी 30 से 45 के बीच में। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखते होगे रसिया और चाइना का एरिया कवर करता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है उपोष्ण कटिबंधीय में कुछ महीने ताप अधिक रहता है, कुछ महीने ताप कम रहता है। तो आपको पता होगा यहाँ पर कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी रहती है। जैसे नीचे की बात करें तो दोस्तों नीचे में ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र जो आ जाता है, ठीक है। तीसरा है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय बेसिकली दोस्तों पृथ्वी के 45 डिग्री से लेकर 66 डिग्री जो अक्षांशीय रेखाएं होती है उसके बीच का भाग होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की विशेषता ये होती है कि यहाँ पे सूर्य जो है सिर पर कभी नहीं चमकता। मतलब यहाँ पे सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, हमेशा तिरछी पड़ती है इस वाले रीजन में। जैसा कि आपको पता होगा यूरोप का जो क्षेत्र आता है बेसिकली मोस्ट सबसे ज़्यादा, और उत्तरी अमेरिका वाला भाग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और जिसके कारण क्या रहता है, यहाँ का ताप हमेशा कम रहता है। मतलब यहाँ पे ठंडी हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों चौथा पार्ट होता है हमारा ध्रुवी, जो पोल बोलते हैं अपन इसे, जो 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की जो अक्षांशीय रेखा है उसके बीच का क्षेत्र आता है। जहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कभी भी हमेशा बर्फ़ यहाँ पर जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सूर्य की किरणें बहुत ही कम पड़ती है। आपको पता होगा जो पृथ्वी के जो ध्रुव होता है वहाँ पर क्या होता है, 6 महीने की दिन होते हैं और 6 महीने के लिए क्या होती है, रातें होती है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहते, कोई व्यक्ति विशेष नहीं रहता, यहाँ पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ वैज्ञानिक लोग अपने खोज कार्य करते हैं। तो ये तो रही, मैंने आपको बताया पृथ्वी के जो ताप के आधार पर या पृथ्वी के दाब के आधार पर जो कटिबंधीय क्षेत्र है, तो 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली मेनली, और चौथा तो होता है ध्रुवीय कटिबंधीय, उसको भी अपन काउंट करेंगे। एक बार फटाक से बात करते हैं कौन कौन सी की बात करी मैंने। उष्ण कटिबंध की बात करी, दूसरा उपोष्ण कटिबंध की बात करी, और तीसरा क्या होता है अपना शीतोष्ण कटिबंधी, ठीक है। तो आपको पता होगा भारत की स्थिति कहाँ है, 23.5 डिग्री के मध्य। एक बार फिर से मैं आपको ये बता के एक सेकेंड मैंने ये बनाया है, ठीक है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा ये 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच में से गुजरती है, और भारत की स्थिति यहीं पर आती है। तो इसलिए दोस्तों भारत की जो मौसमी घटनाएं हैं या उस भारत का जो बोलना चाहिए जलवायु है वो कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और मानसूनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत में वर्षा किस तरीके से होती है, वो मानसून के एक आधार पर जो है भारत में वर्षा होती है, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा ये उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। आगे बात करते हैं अपन हम मध्य प्रदेश की जलवायु की। तो मध्य प्रदेश की जलवायु क्या क्या मैंने बताया अभी तक, फिर से एक बार कवर कर लीजिए कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा है मानसून के आने से होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए दोस्तों यहाँ भारत में जो है अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है, और ठंडी जो है नॉर्मली पड़ती है, ज़्यादा ठंड नहीं होती। और यहाँ का टेम्परेचर जो है ज़्यादा ही माइनस में तो बिल्कुल भी नहीं जाता। एक हाथ जम्मू कश्मीर का रीजन अपन छोड़ दिया जाए सियाचिन वाला, उसके अलावा जो भारत का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा माइनस में नहीं जाता है। आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश में हवा वर्षा कैसे होती है, तो मानसूनी पवनों के द्वारा होती है मध्य प्रदेश में वर्षा, ठीक है। और एक दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार एग्जाम में या व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है, ये एक फैक्ट है एमपी जीके से रिलेटेड और जलवायु से रिलेटेड, कि मध्य प्रदेश में जो है ऋतु संबंधित आंकड़े, मतलब कि कब बारिश होने वाली, कब क्या होने वाली है, इसके संबंधित जो भी डेटा है उसकी जो वेधशाला है वो कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछेगा तो आपको लगाना है इंदौर में स्थित है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, वो है मध्य प्रदेश में, जिसे अपन वेधशाला भी बोलते हैं। आपने सुना होगा वेधशाला बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की जलवायु को। तो बेसिकली दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है उसके क्षेत्र के आधार पर, ठीक है।
जैसा कि आपको पता होगा मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसको 4 भागों में कौन-कौन से बाँटा गया, आइए देखते हैं अपन, और उनकी क्या-क्या विशेषता है उसको भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र में बेसिकली कौन-कौन से पठार आते हैं? देखिए, जलवायु किसी एक स्टेट की क्या बोलना चाहिए, जलवायु किसी भी एक ज़िले की नहीं होंगी, ये आप ध्यान में रख लीजिए। अपन मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ रहे तो उसको रीजन के आधार पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जलवायु का पहला पार्ट है उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। इसको दोस्तों कौन-कौन से इसमें आते हैं? इसमें मध्य भारत का पठार आता है, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। बेसिकली आपने देखा होगा, मैंने जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन है उसमें भी मैंने आपको बताया था जो कहाँ-कहाँ पर स्थित है ये पठार, है ना? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। और इसमें कौन-कौन से पठार आते हैं? मध्य भारत का पठार आता है जो मध्य प्रदेश के उत्तरी वाले हिस्से में भिंड, मुरैना और श्योपुर के अंतर्गत जो आता है मध्य भारत का पठार। उसी के नीचे से दोस्तों बुंदेलखंड का पठार लगता है, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी वाला जो रीजन आता है, जो डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। और रीवा पन्ना का पठार भी आता है। रीवा पन्ना और सीधी, सिंगरौली, बेसिकली इसमें जो स्टेट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट आते हैं, दमोह, पन्ना, ये सब आते हैं रीवा पन्ना के पठार में। तो ये सारे क्षेत्र की जलवायु कैसी जलवायु है? उत्तर की मैदान की क्षेत्र की जलवायु से अपन बोलते हैं, टर्म नाम देते हैं। तो यहाँ की जलवायु की विशेषता ये होती है दोस्तों कि यहाँ पर गर्मी है जो ज़्यादा पड़ती है और सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है। मतलब कि गर्मी में गर्मी ज़्यादा होती है और सर्दी में सर्दी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों गर्मी में गर्मी ज़्यादा और सर्दी में सर्दी ज़्यादा होने के कारण ही इस भाग की जो जलवायु को अपन कौन सी जलवायु बोलते हैं? तो इसको एक नाम देते हैं आप अब याद रखेंगे, इसको महाद्वीपीय जलवायु भी बोला जाता है। आगे बात करेंगे अपन मालवा के पठार की। तो दूसरा भाग है हमारा जलवायु के आधार पर जो बांटा गया है उसको, तो दूसरा भाग है हमारा मालवे के पठार की। तो मालवे के पठार की जो जलवायु है सबसे अच्छा जलवायु माना जाता है मालवा के पठार की। आपको पता होगा ये जो मालवे के पठार में कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं मेनली, तो आई होप कि आपको याद हो गए होंगे, जैसे कि भोपाल, सीहोर, उज्जैन, है ना, देवास, धार, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कहाँ आते हैं? अपने मालवे के पठार में आते हैं। तो यहाँ की जलवायु दोस्तों इतनी अच्छी बोली जाती है और इस जलवायु अच्छी होने के कारण ही आपको पता होगा सबसे जो समृद्ध और जो विकसित पठार है वो किसे ही बोला जाता है? उसे मालवा के पठार को ही बोला जाता है सबसे विकसित पठार। क्योंकि दोस्तों यहाँ की जलवायु जो इतनी अच्छी होती है जिसके कारण यहाँ पर कम सर्दी होती है और गर्मी भी कम होती है। इसलिए यहाँ के जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं इस रीजन वाले क्षेत्र के व्यक्ति, है ना। तो इसको भी एक टर्म नाम देते हैं, जैसे कि अपन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु बोलते हैं। इसीलिए उसी प्रकार से दोस्तों मालवा के पठार की जलवायु को समशीतोष्ण जलवायु बोला जाता है। आगे बात करेंगे अपन अब अगले अपने विभाजन की, वो है नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो नर्मदा घाटी का क्षेत्र दोस्तों आपको पता होगा कर्क रेखा नर्मदा नदी के समांतर बहती है, मतलब समांतर जाती कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है और जो नर्मदा नदी है इसके समांतर पैरेलल बहती है। तो दोस्तों जो घाटी वाला क्षेत्र होता है वो काफ़ी गर्म होता है और जो ठंडी होती है वो साधारण ठंडी होती है, क्योंकि आपको पता होगा नदियों के किनारे जो है काफ़ी गर्म हो जाता है, रेत रहती है, तो है ना। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है तथा जो बोलना चाहिए सर्दी है वो साधारण सर्दी पड़ती है। तो यहाँ की ये विशेषता है नर्मदा घाटी की, ठीक है। तो नर्मदा घाटी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो आपको पता होगा, जैसे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये सारे कहाँ आते हैं? नर्मदा घाटी वाले जो रीजन में नर्मदा घाटी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद वाला जो क्षेत्र होता है, रायसेन वाला क्षेत्र होता है, ये पड़ता है यहाँ पर। आगे बात करेंगे विंध्य प्रदेश की। तो अपना लास्ट विभाजन जो लास्ट है हमारा कौन सा है? विंध्य प्रदेश है। यहाँ की जलवायु दोस्तों, ये जलवायु मालवा के पठार की जो जलवायु है उसी प्रकार से यहाँ की भी जलवायु पाई जाती है, जैसे कि बेसिकली विंध्याचल की श्रेणी जो है ना, तो ये जलवायु मालवा के पठार के ही जैसी है, तो इसलिए इसे भी अपन समशीतोष्ण जलवायु बोलते हैं। तो ये तो 4 भाग अपन ने जलवायु के आधार पर पूछा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछेगा आपसे, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा ये भी देख लीजिए कि क्वेश्चन पूछेगा उत्तर भारत के मैदान की जलवायु को क्या बोलते हैं, तो महाद्वीपीय जलवायु बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मालवा के पठार की जलवायु किस प्रकार से होती है, तो उसे समशीतोष्ण जलवायु बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन अब कुछ जलवायु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में दोस्तों अक्सर पूछा जाता है। ये फैक्ट जो आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है।
क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा है एग्ज़ाम में, जैसे कि यहाँ से कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। तो जो मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा पचमढ़ी में होती है, कितने 199 सेंटीमीटर। दूसरा फैक्ट यहाँ से ये होता है कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो भिंड में होती है। आपको पता होगा चंबल संभाग में आता है भिंड, ठीक है। तो ये 55 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, कहाँ पर, भिंड में। आगे बात करते हैं अपन अब कुछ फैक्ट की। तो दोस्तों मैंने उन्हीं फैक्टों को कवर किया जो आपके एग्ज़ामों में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं और जो आने की संभावना भविष्य में है, ठीक है। तो उसके आधार पर मैं सबसे पहला फैक्ट ये है कि सबसे अधिक गर्म स्थल मध्य प्रदेश का कौन सा है। तो आपको पता होगा गंज बसोदा जो है मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थल है, ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर दोस्तों रिकॉर्ड किया गया था 1995 में, अर्थात 1995 में, वो कितना रिकॉर्ड किया गया था, 48.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। और सबसे कम तापमान वाले स्थान की बात करें तो वो पचमढ़ी है, ठीक है। जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पचमढ़ी, आपको याद होगा ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। काफ़ी फेमस जगह है दोस्तों, घूमने लायक की जगह है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन अब सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश में, तो पचमढ़ी है, 199 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र वो है भिंड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 55 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आगे बात करेंगे, आपको पता होगा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। वो कौन कौन से ज़िले हैं, मैं आपको आज आपके लिए अच्छी सी ट्रिक लेके आया हूँ, ठीक है। वो ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। आगे बात करते हैं आप मध्य प्रदेश में जो पृथ्वी का बोलना चाहिए, जब दोस्तों सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य के जब उत्तरी गोलार्ध में जाता है, तो उस समय क्या होता है दोस्तों, दो डेट आपको याद रखना है, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। बेसिकली ये किस तरीके से होता है दोस्तों, ये मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको पता होगा एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सन है। आप ऐसे याद रख लीजिए, सूर्य है और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाती है, अर्थ लगाती है, ठीक है। तो अर्थ किस किस रोटेशन में लगाती है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो आप इसको 4 कंडीशन में इसलिए मैं विभाजित कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आसानी होगी समझना। यहाँ पर अर्थ है, फिर यहाँ अर्थ आएंगी, ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं अपन, यहाँ पे फिर अर्थ आएंगी, फिर यहाँ पर अर्थ आएंगी, ठीक है। अब ऐसे याद रखेंगे, अपन स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा पृथ्वी का ये जो 0 डिग्री है 23 डिग्री, और ये क्या होता है, मकर रेखा। जब दोस्तों भूमध्य रेखा के लंबवत सूर्य यहाँ पर पड़ता है भूमध्य रेखा पर, तो वो कौन से दिन होता है, वो 21 मार्च होता है, ठीक है। और ठीक इसके अपोजिट में बात करेंगे दोस्तों, तो मार्च से 3 महीना ले लीजिए ऊपर में, यहाँ की बात करते हैं अपना। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो यहाँ याद रखिए क्या है, जून है, और एक कौन सा है, 21 जून है। तो दोस्तों 21 जून है, तो इस यहाँ पर क्या होता है, 21 जून को क्या होता है दोस्तों, इसे अपन कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कर्क रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत चमकता है, आ जाता है, उस समय क्या होता है, कर्क संक्रांति होती है। इस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसी प्रकार से 3 महीना आगे चलिए, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, सितंबर। तो ये 23 सितंबर से आप याद रखेंगे, सितंबर, सितंबर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जब सूर्य कैसा होता है, उत्तरायण में होता है। तो ये कौन सी घटना होती है, 23 सितंबर की घटना होती है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि 23 सितंबर और 21 मार्च, इस दिन दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा ये चीज़। आगे बात करते हैं अपन आप 21 जून की। तो 21 जून का मैंने क्या बताया, कर्क संक्रांति होती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को बोला जाता है। और वहीं बात करेंगे दोस्तों इसकी अपोजिट में दक्षिणी गोलार्ध की। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, तो इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, सबसे बड़ा दिन तो आपको सबसे छोटा दिन है ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट चलते हैं। आगे बात करेंगे 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, तो इसको बोलते हैं अपन मकर संक्रांति।
इस समय क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो आपको 4 डेट याद रखनी, कई बार व्यापम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक तो है 21 मार्च और 23 सितंबर, दिन और रात बराबर होते हैं। एक है 21 जून, दिन बड़ा होता है कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। और 22 दिसंबर, दिन बड़ा कहाँ होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पर दोस्तों कई बार स्टूडेंट में कंफ्यूजन बना रहता है। आगे बात करेंगे अपन अब, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। तो ये इसका भी कारण ये है दोस्तों, आपको पता होगा मध्य प्रदेश की लोकेशन, और मैं बात करूँ कि पूरे भारत की लोकेशन की, ठीक है, ठीक है। मध्य प्रदेश के लोकेशन की बात करें या अपन पूरे भारत की लोकेशन की बात करें, तो भारत में मानसून जो वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों के द्वारा ही होती है। तो आपको पता होगा इधर क्या होता है, अरब सागर आता है, और इधर क्या होता है, इधर क्या है अपना बंगाल की खाड़ी है। तो दोस्तों यहाँ से जो मानसून आता है दोस्तों, केरल तट से टकराता है, यहाँ पे तटीय पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ से उठकर जो पवनें चलती है, यहाँ से उठकर पवनें चलती है, तो दोनों ही पवनों के द्वारा, दोनों ही शाखा से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिकतम वर्षा कहाँ से होती है, मध्य प्रदेश में होती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि रीवा पन्ना के पठार एक ऐसा पठार है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी के मानसून से भी वर्षा होती है और अरब सागर के मानसून से भी वर्षा होती है। तो ये आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश में वर्षा अधिकांश कहाँ से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। आगे बात करेंगे अपन अब कुछ ऋतुओं के बारे में, अन्य नाम। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, अपन जो बुक वाली लैंग्वेज या बोलना चाहिए वैज्ञानिक लैंग्वेज में या किताबी भाषा में, तो अपन पढ़ लेते हैं कि ऋतु 4 प्रकार की होती है, शीत ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। बेसिकली दोस्तों ऋतु ये 2 ही टाइप की होती है, एक तो शीत ऋतु और एक होती है ग्रीष्म ऋतु। क्योंकि वर्षा ऋतु दोस्तों इसको भी ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा बरसात के दिनों में क्या होता है, गर्मी का अनुभव आपने किया होगा। इन ऋतुओं को मध्य प्रदेश में कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि वहाँ के क्षेत्रीय नाम होते हैं, क्षेत्रीय जो लोग होते हैं वो अन्य अन्य नाम से भी इन्हें संबोधित करके पुकारते हैं। तो वो कौन कौन से, उनको अपन अब देखते हैं। तो बेसिकली शीत ऋतु को बोलते हैं श्याला या शियला। वहीं वर्षा ऋतु का अन्य नाम है चौमासा, और ग्रीष्म ऋतु को अपन बोलते हैं उनाला या यूनाला। तो दोस्तों इसको याद रखने की एक ट्रिक ये है, स से शीत ऋतु होता है तो श से शियाला आप ऐसे याद रख सकते हैं। वर्षा ऋतु में दोस्तों 4 महीने पानी आता है अपना मध्य प्रदेश में या भारत में, तो आप ऐसे याद रख सकते, च से 4 होता है और च से चौमासा भी होता है। तो वर्षा ऋतु का स्थानीय नाम क्या है, चौमासा है। वहीं बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु का स्थानीय नाम क्या है, उनाला। आप तो ऐसे याद रख सकते हैं, उनाला मतलब क्या होता है, दिन होता है, उजाला होता है। गर्मी में क्या होता है, ज़्यादा दिन होता है, ज़्यादा उजाला आता है। तो ग्रीष्म ऋतु क्या हो गया, उनाला हो गया। तो अपन ने ऋतुएं देख लिया, आगे बात करते हैं अपन अब कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा की दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी ट्रिक गलत हो गई थी। ट्रिक ये है उषा भोजराज की वेडिंग। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपन उषा से ही अपन 5 डिस्ट्रिक्ट याद रख लेंगे, उ से उज्जैन, उ से उमरिया, स से सागर, श से शहडोल और आ से आगर मालवा। आगे बात करेंगे भोजराज से, तो भोजराज से भी अपन डिस्ट्रिक्ट याद रख लेंगे 4, भ से भोपाल, ज से जबलपुर। ये जबलपुर दोस्तों उस वाली जो लेक्चर में वो छूट गया था मेरे से, गलती मिस्टेक के कारण, ठीक है। और र से रतलाम, र से रायसेन और राज से क्या हो जाएगा, राजगढ़ हो जाएगा। आगे बात करेंगे के से, तो के से आता है अपना कटनी, और वी से हो जाएगा विदिशा, ए से अनूपपुर, और डी से बात करेंगे तो डी से क्या हो जाता है अपना दमोह हो जाता है। दोस्तों दमोह की जगह मेरा गलती से दतिया निकल गया था, मिस्टेक, बस आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही अपन कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुभ रात्रि, गुड नाइट।